हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है और मैक्सवेल इक्वेशन के हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पीड को निकालते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोग सीखे थे। अब हम लोग आगे सीखेंगे। आगे हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एसोसिएटेड with the electromagnetic wave। ठीक है, हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं E = E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी या B = B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। तो अगर हम लोग बात करें एनर्जी डेंसिटी का, तो एनर्जी तो दोनों फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी फॉर्म में होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी फॉर्म में होगा। यानी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो अपने साथ दोनों टाइप ऑफ एनर्जी को ट्रेवल कराता है। तो बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और ये हो गया बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ठीक, देखेंगे अगर हम लोग एवरेज वैल्यू देखें, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/2 और हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये भी हो गया 1/2। तो देखो, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब कोई ये पूछे कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में ज़्यादा है, ये वाला एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है कि ये एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, कि दोनों इक्वल ही, पता कैसे चलेगा? इतना तो समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगा तो बोथ टाइप का जो है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होगा, लेकिन कौन ज़्यादा है इसको कैसे लिखें? तो देखो ध्यान से, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को अभी पढ़ा था ना, सी होता है ई नॉट बाई बी नॉट। तो यहाँ से अगर ई नॉट निकालें तो सी इंटू बी नॉट हो जाएगा होल स्क्वायर। देख लेना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट स्क्वायर, और सी का वैल्यू बताया गया है, ऐसे लिख सकते हैं 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट होल स्क्वायर। देखो तो ये क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। थोड़ा बढ़िया से देखो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर
कितने के इक्वल आ गया, 1/4 B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल है ना, बोलो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इसको लेके चले तो ये आ गया, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है उतना ही मैग्नेटिक, यानी बोलेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक ना, इक्वली डिवाइडेड in the form of electric field and magnetic field, ठीक ना। अब आप चाहें तो देखें एवरेज एनर्जी डेंसिटी आप लिखना चाह रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो दोनों इक्वल है ना, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, यानी क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट, यही ना होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करेगा तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का बात होगा, तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और अलग अलग बाइफरकेट करके लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के टर्म। चलिए इसको लिख लें। हाँ, तो हम लोग आगे जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंटेंसिटी का डिफिनीशन क्या, वैसे ये जानेंगे कोई भी वेव हो इंटेंसिटी का डिफिनीशन एक ही होता है, वो होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन से, सपोज कीजिए जैसे कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 100 जूल एनर्जी क्रॉस किया इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में, तो वही हो गया इसका इंटेंसिटी, ठीक ना। इंटेंसिटी हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। शर्त ये होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो प्रोपागेशन होना चाहिए और उसके आधार पे मेजर करेंगे। देखें यहाँ डिफिनीशन लिख दें, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दें कोई भी वेव के लिए। तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक ना। लाइट के वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा। तो अब लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा और हमको मेजर क्या करना है, कितना एनर्जी इससे क्रॉस किया। मान लो एक गिवन टाइम डेल्टा टी में, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे वेव यहाँ आया तो डेल्टा टी टाइम में ये जो वेव है सपोज करो यहां तक पहुंचा, तो डेल्टा टी टाइम में वेव कितना आगे निकला होगा, तो c इंटू डेल्टा टी। c वेलोसिटी से जा रहा है, डेल्टा टी टाइम तक गया, c इंटू डेल्टा टी। अब थोड़ा सोचो, ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है इसके अंदर में जितना भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी एनर्जी है वो यहीं से ना क्रॉस करके आया है। सपोज करो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए।
तो सबसे पहले ये पता करो कि सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में कितना एनर्जी इंक्लोज्ड है, और वो सारा एनर्जी यहीं से इंटर किया, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ही तो इंटेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी निकल जाएगा तो एरिया और डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, उसमें तो इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले ये पता करो इस सिलेंडर के अंदर एनर्जी क्या है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव enclosed in the cylindrical volume बोलो जी, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में कितना एनर्जी है? तो बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी देख लो। देख ली एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी देख लो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम हो गया AC डेल्टा टी। यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी, तो पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी? अब जो है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखें तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी याद करो, अभी पहले इसके पहले बतलाए थे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर AC डेल्टा टी। बस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखें तो यही तो आता है टोटल एनर्जी डेंसिटी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा जाए तो। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं तो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। लेकिन कंबाइंड वे में अगर एक साथ लिखें तो यही आयत है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या लिखें? तो इंटेंसिटी का डिफिनीशन क्या है जी? तो बोलेंगे एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्रॉसिंग तो हम लोग निकाले, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर AC डेल्टा टी डिवाइडेड बाई A डेल्टा टी। देखो ना, ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया, इंटेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट C इंटू ई नॉट स्क्वायर। देख लो इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको याद रखना है, कोई भी वेव में उसका इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग बात करें इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में अगर लिखें, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखते तो ये जो एनर्जी लिखे हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है AC डेल्टा टी, और उसमें इंटेंसिटी लिखते तो वही काम करेंगे। डेल्टा टी से A डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो हाफ C बाई म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी देख लो बी नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही ना फॉर्मूला आ गया। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा। बस ये याद रखना। तो देखें एक बात आप समझ लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको कुछ बात जो है ना वो याद करना है। जैसे टाइप्स ऑफ वेव है, एक्सरे है, गामा रे है ना, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजुअल रीजन, बहुत सारा वेव है। तो हम क्या करेंगे आपको कि इस लेक्चर के लास्ट में उसमें नोट्स सारा पूरा डिटेल आपको दिया रहेगा, और वो भी टाइप फॉर्म में, कॉपी के फॉर्म में नहीं, बल्कि एकदम कंप्लीट लिखा हुआ, जिससे कि आप उसको भी अपने फ़ोटो स्टेट वगैरह करा लेंगे तो वो कंप्लीट आपके पास एक बहुत ही वेल मेंटेन नोट्स के तरह हो जाएगा। अब मैं कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बता दूं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ना नहीं, हाँ पढ़ना ज़रूर है,
कि जैसे टाइप ऑफ एक्सरे है तो उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, गामा रे है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, तो ये सब का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो सारा का डेटा मैं डिटेल में दे दूंगा और एग्ज़ाम जब नज़दीक रहेगा तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि याद करने वाला बात तो आप जानते हैं कि कुछ दिनों तक याद रहता है, फिर माइंड से वो निकलता है, क्योंकि जो कंसेप्चुअल बात है डेरिवेशन से जुड़ा हुआ है वो तो आप समझते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल मैं आगे बता रहा हूँ और उसके बाद जो है ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक ना। आगे हम लोग फिर नए टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले तो इसको लिखें। अब देखिए क्वेश्चन है कि ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन, सपोज कीजिए इसका एरिया ये, ठीक ना, ए स्मॉल लूप, और एक क्यू चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से इस लूप के नज़दीक आ रहा, v वेलोसिटी से नज़दीक आ रहा, और ये लूप जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर। आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाव इस लूप के थ्रू कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट through a small circular loop, ठीक। तो याद करें आप डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालते हैं, बोलिए डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट एरिया डिवाइडेड बाई डी टी। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया जी, एप्सिलॉन नॉट, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर, तो E cos 0 डिवाइडेड बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हाँ जी ये तो उल्टा पुल्टा हो गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अच्छा आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखें जी, तो Q चार्ज है x डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जल्दी बोलो। तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना कि KQ बाई एक्स स्क्वायर, या बोलते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ ना, E के जगह क्या लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर बाई डी टी, ठीक ना। इस एरिया कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए, डी बाई डी टी लिखे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है वो बदल रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज नज़दीक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तभी ना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ठीक है, देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई, और ऊपर एरिया कर दिए, क्यू भी कर लिए, क्या आ गया x टू द पावर -2 बाई डी टी, Q इंटू ए बाई 4 पाई। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जी, बोलिए। तो पावर जो है वो आगे लिखते, और एक पावर कम करेंगे -3, और x का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो बोलो तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ गया, ये 2 से तो कैंसिल हो गया। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें तो आ गया Q इंटू ए बाई 2 पाई 1/x³
इंटू वी। डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी ना बोलेंगे, हालांकि देखो सही मायने में अगर माइनस को कैरी भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, जैसे माइनस आया ना, और x जो है जैसे जैसे नज़दीक आएगा x घटेगा, तो dx बाई डी टी को रूल के अनुसार माइनस भी लिखना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस q इंटू ए वी डिवाइडेड बाई 2πx, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट करें। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। देखिए एक फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, कह रहा द सनलाइट रीचिंग द अर्थ हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 810 वोल्ट पर मीटर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दिया हुआ, और कह रहा बतलाओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। अरे भाई तो जानते हो ना, C इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, तो बी नॉट क्या हो गया, ई नॉट बाई सी। ई नॉट है कितना, तो वो है 810, और C होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। देख लो तो ये कितना हो गया, एक जीरो तो गायब हो गया, तो ये तो 27 हो गया ना जी, 10 टू दी पावर -7, इतना टेस्ला। ये भी आंसर हो गया, या इसी को लिख सकते हैं 2.7 10 टू दी पावर -6 टेस्ला, या 2.7 माइक्रो टेस्ला बोलो, बात एक ही है। देखो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना वो फार्मूला पुटिंग होता है। तो चलिए पहले इसको लिखें, एक क्वेश्चन और बता दें। देखिए क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट के पास हीटर है, उसको एक रेजिस्टेंस से बैटरी से कनेक्ट है, मतलब बैटरी का EMF ई है, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और दोनों प्लेट के बीच में सिमेट्रिकली जो है प्लेट के ही पैरेलल a/2 एरिया के सरफेस को रखती है। कर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं, यहाँ जानो t इक्वल टू 0, स्विच इज क्लोज्ड, तो t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो। तो याद कीजिए, आप पढ़े थे कि जब कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं तो t टाइम के बाद उस पर चार्ज होता है C इंटू ई 1 माइनस ई टी बाई टो। यही चार्जिंग प्रोसेस में है, इसी को हम लोग Q नॉट भी बोलते हैं। और टाउ का मतलब होता था R इंटू सी, टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक, हमको तो निकालना वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन एक चीज़ सोचे, अगर dq बाई dt का हम वैल्यू निकालें तो CE 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया, E पर तो जो पावर है वही हो गया, और t में मल्टीप्लाई है -1/τ, बाहर लाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो dq बाई dt कितना आया, तो देख लेना, माइनस माइनस प्लस C बाई टाउ, टाउ तो जानते हो ना R इंटू सी टू दी पावर -t बाई टाउ, तो dq बाई dt कितना आया, E बाई R e टू दी पावर -t बाई टाउ। चलो dq बाई dt तो निकल गया। निकालना मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट है इस एरिया के थ्रू, तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए डॉट ए बाई डी टी। देखो जिधर E है उधर ही एरिया वेक्टर है, लेकिन अंतर यही होगा कि मुझे यहाँ a/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना वो a/2 है, बाई dt।
तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 तो बाहर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों प्लेट के बीच में होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया हाफ डी क्यू बाई डी टी। तो हाफ डी क्यू बाई डी टी अभी निकाले हैं ना जी, कितना आया है डी क्यू बाई डी टी? तो ई बाई आर, ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, यही तो आया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया? ई बाई 2r, ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, और टॉ कितने के इक्वल है? r इंटू सी। अब इसी में आप c का जो वैल्यू है पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, बस c के जगह इतना पुट कर दीजिए, जो भी आंसर है आ जाए, है ना। तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पूछा जा सकता है वो कुछ ऐसा ही रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल रहता है। और चूंकि ये थोड़ा बहुत अगर आपको हार्ड भी लगा होगा तो इसलिए क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ है, जो अगर भूल गए होंगे, अदरवाइज कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नया कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम यूज में लाएं। तो ठीक है, ये टॉपिक भी हम लोगों का एंड हो गया है। आगे से हम लोग न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।